हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW कंपनी के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर एडम कोल डैक्स हारूड को फेस करते हुए दिखाई दी और ये AEW कंपनी के ओएनआर कप टूर्नामेंट का एक क्वार्टर फाइनल मैच था। यानी कि जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतता वो सुपरस्टार इस टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ जाता और हारने वाला सुपरस्टार इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। और यहीं पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर इस मैच की शुरुआत से एडम कोल काफी देर तक डोमिनेट कर रहे थे। एडम कोल ने इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर डैक्स हारूड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जहां पर एडम कोल बार बार डैक्स हारूड के मिड सेक्शन के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर एक टाइम के लिए डैक्स हारूड ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर एडम कोल के ऊपर अपने बहुत ही बड़े मूव्स लगाए और एडम कोल का फिनिशर यानी कि पैनामा सनराइज रिवर्स कर एडम कोल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पाइल ड्राइवर लगाया। और इस मैच के आखिर में डैक्स हारूड एडम कोल के ऊपर शार्प शूटर लगाकर सबमिशन से मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे। पर एडम कोल ने डैक्स हारूड को इतना डैमेज कर दिया था कि डैक्स हारूड शार्प शूटर ज्यादा देर तक नहीं रख पाए और आखिरकार एडम कोल ने डैक्स हारूड के ऊपर एक शार्प शूटर लगा दिया, जिससे कि फाइनली यहाँ पर डैक्स हारूड ने टैप आउट कर दिया और एडम कोल मैच जीत चुके हैं। और एडम कोल AEW कंपनी के ओएनआर कप टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुके हैं, जो मैच मेरे हिसाब से इस वीक के डायनामाइट शो ओपनिंग के अंदर एक ठीक ठाक मैच था। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एक और ओएनआर कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल यानी कि जेफ हार्डी और डार्बी एलन इनकी मैच के लिए हाई वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए जेफ हार्डी ने कहा कि जेफ हार्डी ने डार्बी एलन को देखा है और डार्बी एलन बिल्कुल जेफ हार्डी जैसे है, इसीलिए जेफ हार्डी को डार्बी एलन को फेस करने के लिए मजा आएगा। और यहीं पर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी एलन और जेफ हार्डी ये दोनों एक रेसलर नहीं बल्कि एक स्टंटमैन है और उनकी इस मैच के अंदर कोई टेक्निकल रेसलिंग नहीं होने वाली, इसलिए डार्बी एलन चाहते हैं कि उनका ये मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन मैच हो। जो बात यहाँ पर डार्बी एलन ने कही, जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज कमेंट्री टेबल ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इसके बाद डायनामाइट शो पर CM पंक का मैच एडम कोल की डार्क ऑर्डर के दोस्त यानी कि जॉन सिल्वर के खिलाफ था। और जब इस मैच के लिए CM पंक अपना एंट्रेंस कर रहे थे, तब हमें सरप्राइजिंगली CM पंक यहाँ की लोकल हॉकी टीम की टी-शर्ट पहनकर आते हुए दिखाई दिए, जो देखा जाए तो काफी वियर्ड चीज थी। और अपने एंट्रेंस के दौरान हैंगमैन पेज की तरफ देखकर CM पंक ने अपना एंट्रेंस थीम बंद करने के लिए कहा, जिससे कि यहाँ पर हैंगमैन पेज सुन पाए कि क्राउड CM पंक के लिए कितना चीयर कर रहा है। जो देखा जाए तो हैंगमैन पेज को नीचे दिखाने के लिए CM पंक की एक बहुत ही बड़ा टैक्टिक्स थी। पर इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर CM पंक और जॉन सिल्वर इनके बीच में मैच स्टार्ट हुआ और हमें सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत में CM पंक जितने ही जॉन सिल्वर के लिए चैंट सुनने को मिले, जो देखकर CM पंक काफी सरप्राइज थे। और इस मैच की शुरुआत में जॉन सिल्वर ने CM पंक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस पता नहीं क्यों, लेकिन इस मैच के अंदर CM पंक इस तरीके से हसल कर रहे थे कि मानो CM पंक हील रेसलर है, जैसे कि जॉन सिल्वर के काफी तगड़े अटैक के बाद रिंग के बाहर भागना और रेफरी से छिपकर रेफरी की पीठ पीछे जॉन सिल्वर के ऊपर अटैक करना, जो सब चीजें CM पंक ने इस मैच के अंदर की, जो कि काफी सरप्राइजिंग चीज थी। और जॉन सिल्वर ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, पर फाइनली यहाँ पर जॉन सिल्वर के ऊपर अपने काफी तगड़े मूव्स लगाकर CM पंक एक टाइम के लिए हैंगमैन एडम पेज की तरफ देखने लगे, जो देखकर हैंगमैन पेज काफी गुस्सा थे। और ये पर CM पंक ने जॉन सिल्वर के ऊपर हैंगमैन पेज का फिनिशर यानी कि बकशॉट लैरिएट लगा दिया और जॉन सिल्वर को पिन कर CM पंक ने मैच जीत लिया है, जो देखकर हैंगमैन पेज काफी गुस्सा थे। और ये देखकर हैंगमैन पेज सीधा रिंग के अंदर आ गए और हैंगमैन पेज सीधा CM पंक के आमने सामने जाकर खड़े हो गए, जहां पर बातें करते हुए CM पंक ने कहा कि क्या अब हैंगमैन पेज को गुस्सा आ रहा है या नहीं, क्योंकि हैंगमैन पेज ने कहा था कि हैंगमैन पेज CM पंक की रिस्पेक्ट नहीं करते और CM पंक भी यहाँ पर किसके लिए रिस्पेक्ट नहीं करते, ना कि क्राउड के लिए ना कि हैंगमैन पेज के लिए। CM पंक यहाँ पर सिर्फ AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना चाहते हैं और हैंगमैन पेज ने कहा है कि हैंगमैन पेज CM पंक से भी हाथ नहीं मिलाएंगे। पर CM पंक ये प्रॉमिस करते हैं कि डबल और नथिंग पे-per-view के बाद हैंगमैन पेज CM पंक से हाथ मिलाएंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तब हैंगमैन पेज होश में हो या फिर नहीं। जो बातें कहकर यहाँ पर CM पंक ने हैंगमैन पेज के लिए एक हैंडशेक ऑफर किया, पर यहाँ पर हैंगमैन पेज ने CM पंक को एक मिडिल फिंगर दिखाई और हैंगमैन पेज यहाँ चले गए। जो सेगमेंट मेरे हिसाब से काफी वियर्ड सेगमेंट था, क्योंकि गाइज आज तक हम CM पंक को AEW कंपनी अंदर एक फेस सुपरस्टार के तौर पर देख रहे हैं, पर यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली CM पंक अपना एक हील टर्न कर रहे हैं। और यही सेम चीज हैंगमैन एडम पेज के साथ है कि हैंगमैन एडम पेज आज तक AEW कंपनी अंदर एक फेस सुपरस्टार थे, पर वो भी इस राइवलरी के लिए हील सुपरस्टार राइट कर रहे हैं। जो देखा जाए तो इस राइवलरी के लिए काफी बढ़िया चीज है कि राइवलरी दो फेस सुपरस्टार के बीच में है, पर ये दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करवाने के लिए इतना नीचे गिर रहे हैं कि ये दोनों एक हील सुपरस्टार राइट कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे राइवलरी देखने के लिए काफी मजा आ रहा है और देखना पड़ेगा कि एक दूसरे की इंसल्ट करने के लिए कहाँ तक जाते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवा ने बैकस्टेज में डॉक्टर विड बेकर और जिम हेटर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए,
और यहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि हमेशा से डॉक्टर ब्रिट बेकर के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डॉक्टर ब्रिट बेकर को ओएनआर कप टूर्नामेंट के अंदर एक जोकर कार्ड सुपरस्टार को फेस करना है, जिससे कि डॉक्टर ब्रिट बेकर को अपने अपोनेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डॉक्टर ब्रिट बेकर अपना मैच जीतने वाली है। जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही, पर यहीं पर टोनी शिवानी ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को बताया कि अगर डॉक्टर ब्रिट बेकर अपना मैच जीतते हैं तो आगे चलकर ओएनआर कप टूर्नामेंट के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर इनके बीच में एक मैच हो सकता है। जो बातें सुनकर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर ये दोनों ही काफी शांत थी, पर इन दोनों ने कहा कि इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सिनेरियो काफी इंटरेस्टिंग हो चुका था कि आगे चलकर ओएनआर कप टूर्नामेंट के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर वेरी नाइस और वेरी इवल यानी कि डैनहाउसर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए, जहां पर डैनहाउसर टोनी नीस को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें डैनहाउसर के इस डेब्यू मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही डैनहाउसर टोनी नीस को कर्स करने के लिए गए, जो देखकर मार्क स्टर्लिंग ने इस मैच में इंटरफेयर किया और इसी चीज का फायदा उठाकर टोनी नीस ने डैनहाउसर के ऊपर अटैक कर दिया। और मैच की शुरुआत में डैनहाउसर के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर डैनहाउसर को पिन कर टोनी नीस ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो काफी शॉकिंग और काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हमें यहाँ पर डैनहाउसर और टोनी नीस इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और टोनी नीस ने कुछ सेकंड्स के अंदर ही मैच खत्म कर दिया, जो देखकर मार्क स्टर्लिंग रिंग के अंदर आ गए। और यहाँ पर बातें करते हुए मार्क स्टर्लिंग कह रहे थे कि मार्क स्टर्लिंग जिस किसी रेसलर के साथ होते हैं वो रेसलर एक काफी बढ़िया रेसलर बनता है, जैसे कि अब टोनी नीस से काफी बढ़िया रेसलर बन चुके हैं। जो बात यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग ने कही और इसी बीच टोनी नीस ने डैनहाउसर के ऊपर एक और फिनिशर लगा दिया। और मैं यहाँ पर ये देखकर काफी सरप्राइज था कि यहाँ पर डैनहाउसर के कॉर्नर के अंदर हुक नहीं थे, लेकिन जब फाइनली टोनी नीस डैनहाउसर के ऊपर तीसरी बार अपना फिनिशर लगाने के लिए गए तब यहाँ पर हुक आ गए। और हुक को यहाँ पर आता हुआ देख टोनी नीस और मार्क स्टर्लिंग ये दोनों यहाँ से भाग गए। और इसके बाद जब डैनहाउसर और हुक एक दूसरे के आमने सामने आ गए तब डैनहाउसर ने हुक को एक हैंडशेक ऑफर किया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर हुक ने भी एक हैंडशेक किया है, जो देखकर डैनहाउसर भी काफी सरप्राइज थे। पर गाइस ये देखकर हम समझ सकते हैं कि फाइनली डैनहाउसर और हुक ये दोनों ही एक साथ आ चुके हैं। और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें आगे चले डैनहाउसर और हुक इनके बीच में क्या क्या देखने को मिलता है और क्या हमें रेगुलर डायनामाइट शो के ऊपर इन दोनों के बीच में एक टैग टीम देखने को मिलती है या नहीं। पर गाइस इसके बाद में वार्डलो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ के खिलाफ उनके मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आते हुए दिखाई दिए, जहां पर हमेशा की तरह वार्डलो को हैंडकफ किया गया था। पर यहीं पर हमें सरप्राइजिंगली एमजेएफ के लिए डार्क साइड ऑफ द रिंग डॉक्यूमेंट्री जैसा एक बहुत ही बड़ा हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर क्रिस जेरिको ने नैरेट करते हुए बताया कि किस तरीके से वार्डलो एमजेएफ के ऊपर टर्न हो गए हैं और किस तरीके से अब आगे चलकर एमजेएफ वार्डलो को जवाब देने वाले हैं। जो वीडियो पैकेज सच में एक बहुत ही बढ़िया वीडियो पैकेज और एक बहुत ही फनी वीडियो पैकेज था, जिसके बाद फाइनली एमजेएफ इस वीक के डायनामाइट शो पर आ गए। और इस वीक का डायनामाइट शो एमजेएफ के होम टाउन के अंदर था, इसीलिए फैंस इस वीक के डायनामाइट शो पर एमजेएफ के लिए काफी चीयर कर रहे थे। और एक तरीके से एमजेएफ इस वीक के डायनामाइट शो पर एक फेस सुपरस्टार बन चुके थे, क्योंकि एमजेएफ को इस वीक के डायनामाइट शो पर एकदम एक फेस सुपरस्टार जैसा रिएक्शन मिल रहा था। पर इसके बाद जब फाइनली एमजेएफ रिंग के अंदर आ गए तो यहाँ पर वार्डलो से बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ वार्डलो के खिलाफ एक मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए हैं, लेकिन इससे पहले वार्डलो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो एमजेएफ वार्डलो को कुछ कहने का मौका देने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही और सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्राउड ने वार्डलो काफी तगड़ी तरीके से बू करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर वार्डलो यहाँ पर कुछ नहीं कह पाए। पर फाइनली यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि वार्डलो चाहते हैं कि वार्डलो और एमजेएफ इनके बीच में एक मैच हो जाए और अगर वार्डलो जीते तो एमजेएफ वार्डलो को उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करे। पर एमजेएफ ने अब तक ये डिस्कस नहीं किया कि अगर वार्डलो ये मैच हार जाते हैं तो वार्डलो के साथ क्या किया जाए। और यहाँ पर ये बातें करते हुए एमजेएफ ने कहा कि अगर वार्डलो एमजेएफ के खिलाफ हारते हैं तो वार्डलो एएलयू कंपनी के साथ कभी भी एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही, पर एमजेएफ और वार्डलो इनका मैच होने से पहले यहाँ पर एमजेएफ कुछ शर्तें हैं जो कि वार्डलो को माननी पड़ेगी और इसके बाद ही एमजेएफ वार्डलो के खिलाफ एक मैच देने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही और यहीं पर वार्डलो से बात करती एमजेएफ ने कहा कि क्या वार्डलो को याद है कि वार्डलो ने किस तरीके से एमजेएफ के पुराने दोस्त यानी कोडी रोड्स की लाइफ काफी लिविंग हेल बना दी थी। जो बातें की सरप्राइजिंगली यहाँ पर एमजेएफ ने कोडी रोड्स को मेंशन किया, पर जिस तरीके से एमजेएफ ने कोडी रोड्स के ऊपर 10 कोड़े बरसाए थे उसी तरीके से एमजेएफ यहाँ पर वार्डलो के ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 कोड़े बरसाना चाहते हैं। जो एमजेएफ की वार्डलो के खिलाफ मैच के लिए पहली कंडीशन थी और दूसरी कंडीशन ये थी कि वार्डलो को शॉन स्पियर्स के खिलाफ एक मैच रसल करना पड़ेगा, जो मैच कोई नॉर्मल मैच नहीं बल्कि एक स्टील केज मैच होने वाला है, क्योंकि एमजेएफ को पता है कि स्टील केज मैचेस के अंदर वार्डलो की परफॉर्मेंस काफी बुरी है और अगर वार्डलो एक स्टील केज मैच के अंदर शॉन स्पियर्स को हरा पाते हैं तो ही एमजेएफ वार्डलो को उनका मैच देने वाले हैं। जो अपनी कुछ कंडीशंस यहाँ पर एमजेएफ ने बताई और एमजेएफ की कंडीशन सुनने के बाद यहाँ पर वार्डलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहे थे, पर वार्डलो के हाथ के अंदर हैंडकफ्स थे, इसलिए वार्डलो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पा रहे थे। जो देखकर एमजेएफ ने वार्डलो के हैंडकफ्स खोलने के लिए कहा और शॉन स्पियर्स इसके लिए मना कर रहे थे, पर फाइनली वार्डलो के हैंडकफ्स खोल दिए गए और यहाँ पर वार्डलो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके बाद एमजेएफ चाहते थे कि वार्डलो के ऊपर दोबारा से हैंडकफ्स लगाए जाए। पर इससे पहले कि वार्डलो के ऊपर दोबारा से हैंडकफ्स लगते यहाँ पर वार्डलो ने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एमजेएफ और शॉन स्पियर्स साइड में हो गए और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को रिंग के बाहर फेंककर वार्डलो शॉन स्पियर्स और एमजेएफ के आमने सामने आ गए और यहाँ पर शॉन स्पियर्स वार्डलो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर वार्डलो ने एक पंच के अंदर शॉन स्पियर्स को साइड में कर दिया, जो देखकर एमजेएफ काफी शॉक थे
और ये देखकर एमजेफ भागने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वार्डलो ने एमजेफ को पकड़ लिया और वार्डलो एमजेफ के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पावर बम लगाने के लिए जा रहे थे। पर तभी पीछे से मास स्टर्लिंग ने आकर वार्डलो को रोक लिया, जो देखकर वार्डलो मास स्टर्लिंग के ऊपर अटैक करने के लिए गए और इसी चीज का फायदा उठाकर एमजेफ यहाँ से भाग गए और यहाँ पर वार्डलो ने मास स्टर्लिंग के ऊपर टेबल के थ्रू एक बहुत ही बड़ा पावर बम लगा दिया, जिससे वार्डलो ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि वार्डलो एमजेफ को नहीं छोड़ने वाले। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर वार्डलो और एमजेफ इनके बीच में क्या होता है और इनके बीच में होने वाला ये मैच कौन जीतता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर समोआ जो और जे लिथल, सतनाम सिंह और संजय दत्त इनके लिए एक हाई वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते समोआ जो ने कहा कि जब से समोआ जो एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं तब से समोआ जो काफी वीक चैलेंज मिल रहा है और आज तक समोआ जो काफी तगड़ा चैलेंजर नहीं मिला। पर यही पर बात करते हुए जे लिथल और संजय दत्त ने कहा कि अगर समोआ जो को ऐसा लग रहा है कि समोआ जो काफी तगड़ा चैलेंजर नहीं मिला तो हमें काफी जल्दी समोआ जो और सतनाम सिंह इनके बीच में एक मैच देखने को मिल जाएगा, जिससे समोआ जो को पता चल जाएगा कि समोआ जो का पेट बड़ा है लेकिन दिमाग छोटा। जो बात यहाँ पर संजय दत्त ने कही तो देखना पड़ेगा कि जब समोआ जो सतनाम सिंह इनके बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर रिकी स्टार्स अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर जंगल बॉय के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत से रिकी स्टार्स इस मैच के अंदर जंगल बॉय को ओवरकम कर रहे थे और यहाँ पर रिकी स्टार्स जंगल बॉय को दिखा रहे थे कि रिकी स्टार्स भी जंगल बॉय जैसे बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है। जिस बीच हमें रिकी स्टार्स और जंगल बॉय इन दोनों की तरफ से इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जब रिकी स्टार्स और जंगल बॉय ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही बढ़िया मूव्स के ऊपर किक आउट कर रहे थे तो ये देखकर आखिरकार रिकी स्टार्स अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर ये मैच छोड़कर जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर रिकी स्टार्स को रोकने के लिए स्क्वायर स्ट्रिकलैंड आ गए, जिनसे डरकर रिकी स्टार्स रिंग के अंदर गए और रिकी स्टार्स की रिंग के अंदर जाते ही जंगल बॉय ने रिकी स्टार्स के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया। पर रेफरी बाहर स्क्वायर स्ट्रिकलैंड को देखने में बिजी था, इसीलिए जंगल बॉय यहाँ पर मैच नहीं जीत पाए और फाइनली यहाँ पर जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि रोशाम्बे लगाकर यहाँ पर जंगल बॉय को पिन कर रिकी स्टार्स ने मैच जीत लिया है और रिकी स्टार्स स्टिल है FTW वर्ल्ड चैंपियन। जो रिजल्ट देखकर यहाँ पर जंगल बॉय और स्क्वायर स्ट्रिकलैंड दोनों यहाँ पर काफी शॉक के अंदर थे, लेकिन तभी यहाँ पर पावर ऑफ सॉफ्ट्स आ गए जो कि रिकी स्टार्स के साथ उनकी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे और जंगल बॉय की हार देखकर यहाँ पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस आ गए, जिन्होंने रिंग के अंदर आते आते स्क्वायर स्ट्रिकलैंड को एक धक्का दे दिया। और ये देखकर स्क्वायर स्ट्रिकलैंड काफी गुस्सा थे, लेकिन स्क्वायर स्ट्रिकलैंड काफी गिल्टी फील कर रहे थे क्योंकि स्क्वायर स्ट्रिकलैंड की वजह से जंगल बॉय उनका मैच हार चुके हैं। पर यहीं पर जब पावर ऑफ सॉफ्ट्स और रिकी स्टार्स मिलकर स्क्वायर स्ट्रिकलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए गए तब स्क्वायर स्ट्रिकलैंड को बचाने के लिए यहाँ पर कीथ ली आ गए, जिससे कि हमें सेगमेंट के अंदर एक तरफ स्क्वायर स्ट्रिकलैंड और कीथ ली, दूसरी तरफ रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट्स और तीसरी तरफ जुरासिक एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जंगल बॉय इस चीज से काफी नाराज थे कि जंगल बॉय उनका मैच हार चुके हैं और यहीं पर पीछे क्रिश्चियन केज को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर टर्न हो सकते हैं। पर गाइज यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय को गले लगा लिया और क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय से कहा कि ऐसा होता रहता है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय इनके बीच में क्या होता है और क्या इनकी दोस्ती टूटती है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी अपनी विक्ट्री स्पीच देने के लिए आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बातें करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि जेरिको हमेशा से रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी बढ़िया ग्रुप का हिस्सा रहे हैं, जैसे कि जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी और जेरिको यहाँ पर अपनी विक्ट्री स्पीच देने के लिए आए हैं क्योंकि क्रिस जेरिको ने एडी किंग्स को जला दिया है, क्योंकि स्पोर्ट्स एडिटर यही करते हैं। जो बातें कहते हुए यहाँ पर क्रिस जेरिको ने स्टोन कोल्ड के स्टाइल के अंदर कहा कि जेरिको 316 सेज आई जस्ट बर्न योर फेस, जो कि ऑस्टिन के लिए बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट थी। पर जब क्रिस जेरिको यहाँ पर अपनी स्पीच दे रहे थे तभी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली आ गए, क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन ये रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे और इसीलिए यहाँ पर क्रिस जेरिको से एडी किंग्स ने बदला लेने के लिए जॉन मॉक्सली यहाँ पर आए थे। जो देखकर क्रिस जेरिको ने जॉन मॉक्सली से कहा क्या जॉन मॉक्सली को दिखाई नहीं देता, जॉन मॉक्सली अकेले है और जेएस के 5 मेंबर्स है। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन, व्हीलर यूथा और विलियम रीगल आ गए, जिन्हें देखकर जेरिको ने कहा कि अभी तुम 4 हो और हम 5 है। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली जेरिको के पीछे सैंटाना और ओर्टिज और एडी किंगस्टन आ गए, जिससे यहाँ पर सैंटाना और ओर्टिज और एडी किंगस्टन और जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनियल्सन और व्हीलर यूथा इन्होंने जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी को चारों तरफ से घेर लिया था और इनके अंदर आकर इन्होंने जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर एडी किंगस्टन जेरिको के ऊपर अटैक कर रहे थे पर जेकी अगर जेरिको को बचाने के लिए जा रहे थे। पर यहीं पर विलियम रीगल ने भी जेरिको के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर पूरा क्राउड काफी खुश था। पर इससे अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटीसी बीच में क्या होता है। पर मैंने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और एडी किंगस्टन साथ में देखने को मिलेंगे। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर सेरेना डेव और थंडर रोजा इनके लिए एक हाई वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि कैसे दोनों रेसलर्स अपने आप में काफी बढ़िया रेसलर्स है। जिसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो पर एक और ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट क्वालिफाइंग मैच के अंदर जेमी हेड और टोनी स्टॉर्म को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज हम यूजुअली देखते हैं कि कोई भी रेसलिंग मैच एक टेक्निकल रेसलिंग मैच से शुरू होता है, लेकिन गाइज जहाँ तक बात है इस मैच की तो इस मैच के अंदर जिमी हेटर और टोनी स्टॉर्म इन दोनों ने इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इन दोनों ने इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बड़े मूव्स लगाए हैं, जहां पर जिमी हेटर ने इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया और हमें इस मैच के अंदर जिमी हेटर की तरफ से बहुत ही बड़े मूव्स भी देखने को मिले हैं।
और मोस्टली इस मैच के अंदर जिमी हेटर ने डोमिनेट किया। पर फाइनली इस मैच के आखिर में जब जिमी हेटर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रही थी, तब टोनी स्टॉर्म ने इसे एक रोलर पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर जैसे ही जिमी हेटर ने किकआउट किया, वैसे ही टोनी स्टॉर्म ने जिमी हेटर के ऊपर अपना फिनिशर पाइल ड्राइवर लगा दिया और यहाँ पर जेमी हेटर को पिन कर टोनी स्टॉर्म ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस, टोनी स्टॉर्म ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुकी है। जो अपडेटेड ब्रैकेट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और मैं भी देखकर काफी खुश हूँ कि टोनी स्टॉर्म ये मैच जीत चुकी है। पर इसके बाद हमें डायमंड के ऊपर करंट TNT चैंपियन यानी कि स्कॉर्पियो स्काई के लिए एक हाई वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि स्कॉर्पियो स्काई अपनी TNT चैंपियनशिप अपने फॉर्मर टैग टीम पार्टनर और एक तरीके से अपने भाई यानी कि फ्रैंकी कजेरिन के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। और स्कॉर्पियो स्काई बिलीव करते हैं कि उनका ये मैच काफी फेयर एंड स्क्वायर मैच हो और आखिरकार वही TNT चैंपियन बने जो कि डिजर्व करता है। जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई ने कही, जिसके बाद बैकस्टेज में लेक्सी फ्रैंकी कजेरियन का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन स्कॉर्पियो स्काई के खिलाफ के अपने मैच के बारे में बात कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर सैमी गवेरा और टाई कॉन्टी आ गए और यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन से बात करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि फ्रैंकी कजेरियन को संभल कर रहना चाहिए क्योंकि अब स्कॉर्पियो स्काई वो स्कॉर्पियो स्काई नहीं है जो कि पहले थे। जो बातें अगर यहाँ पर सैमी गवेरा ने फ्रैंकी कजेरियन को वार्न किया, पर फ्रैंकी कजेरियन ने कहा कि फ्रैंकी कजेरियन सैमी गवेरा के ऊपर बिलीव करने के बजाय स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर बिलीव करेंगे, जिस पर सैमी गवेरा ने कहा कि फ्रैंकी जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जो बातें अगर सैमी गवेरा और टाई कॉन्टी यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि इस वार्निंग के ऊपर फ्रैंकी कजेरियन क्या करते हैं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायमंड शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच के अंदर डार्बी एलन जेफ हार्डी को फेस करते दिखाई दे रहे थे। और जैसे कि डार्बी एलन और जेफ हार्डी इन दोनों ने डिमांड किया था, वैसे ये मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच एक स्पॉट फेस मैच था, यानी कि हमें इस मैच के अंदर काफी बड़े स्पॉट्स देखने को मिले हैं। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे ही डार्बी एलन ने जेफ हार्डी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये मैच शुरू होती है जेफ हार्डी के ऊपर अटैक कर डार्बी एलन रिंग के बाहर 8 स्टील चेयर्स का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर लगा दिया। पर इससे पहले कि डार्बी एलन जेफ हार्डी को स्ट्रक्चर की तरफ फेंकते, यहाँ पर जेफ हार्डी ने डार्बी एलन को स्टील स्टेप्स की तरफ फेंक दिया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर थोड़े फार मूव्स देखने को मिले। और इसी जेफ हार्डी रिंग के अंदर एक लैडर लेकर आ गए, जहां पर डार्बी एलन को चेयर्स के ऊपर रखकर जेफ हार्डी डार्बी एलन के ऊपर लैडर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा स्वांटन बम लगाने के लिए गए, लेकिन डार्बी एलन ने इसे रिवर्स कर दिया और जेफ हार्डी को स्टेज के ऊपर रखकर डार्बी एलन लैडर के ऊपर से जेफ हार्डी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक स्वांटन बम लगा दिया, जो मेरे हिसाब से डार्बी एलन के मोस्ट एक्सट्रीम मोमेंट्स में से एक था। क्योंकि गाइस सच में मुंह काफी खतरनाक मुंह थी। और इस मुंह के बाद जेफ हार्डी को रिंग के अंदर ले जाकर डार्बी एलन जेफ हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कफ एंड टॉप लगाने के लिए गए, पर जेफ हार्डी एप्रन के ऊपर रोल आउट हो गए, जो देखकर डार्बी एलन जेफ हार्डी के ऊपर एप्रन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन जेफ हार्डी वहां से हट गए, जिससे कि डार्बी एलन एप्रन के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से टकराए। और ये देखकर जेफ हार्डी डार्बी एलन के ऊपर डार्बी एलन को स्टील स्टेप्स के ऊपर रखकर डार्बी एलन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्वांटन बम लगाने के लिए गए, लेकिन इस बार डार्बी एलन साइड में हट गए, जिससे कि जेफ हार्डी स्टील स्टेप्स के ऊपर काफी बुरी तरीके से टकरा गए, जो भी इस मैच की काफी एक्सट्रीम मोमेंट थी। लेकिन जब फाइनली इस मैच के आखिर में जेफ हार्डी और डार्बी एलन ये दोनों ही रिंग के अंदर गए, तब डार्बी एलन ने जेफ हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कफ एंड ड्रॉप लगा दिया और डार्बी एलन ने जेफ हार्डी को पिन कर दिया। पर जेफ हार्डी ने स्पिन को क्रूसीफिक्स पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो कि डार्बी एलन किक आउट नहीं कर पाए और जेफ हार्डी ने डार्बी एलन को पिन करके ये मैच जीत लिया है, जो मेरे हिसाब से इस वीक के डायमंड शो का सबसे बढ़िया मैच था। और गाइस, जितनी मेरी डार्बी एलन और जेफ हार्डी इनकी मैच से एक्सपेक्टेशन थी, उतना इस मैच ने एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर किया है। और आप करंटली ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के ब्रैकेट्स देख सकते हैं, जिससे कि आपको अगले मैचेस पता चल जाएंगे। पर जेफ हार्डी की मैच जीतने के बाद यहाँ पर डार्बी एलन, ऑस्टिन और जेफ हार्डी और मैट हार्डी ये चारों एक साथ गले मिले, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि इनके बीच में अभी कोई हिट नहीं है। और जेफ हार्डी यहाँ पर अपनी जीत सेलिब्रेट कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड एलीट यानी कि एडम कोल, रेड ड्रैगन और यंग बक्स आ गए और हमें यहाँ पर एडम कोल और जेफ हार्डी इन दोनों के बीच में एक स्टे डाउन देखने को मिला। और इसी के साथ इस वीक का डायमंड शो ऑफ चला गया, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा डायमंड शो था। और गाइस, आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस वीक के डायमंड शो पर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?